नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि कुशल होंगे। आज की इस कड़ी में हमारा टॉपिक है भाषा की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। देखिए, ये तो आपने अभी तक पढ़ा है कि भाषा क्या होती है। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसका एक अर्थ होता है, जिसका एक क्रम होता है। अब बात आती है भाषा की संरचना। तो देखिए, संरचना या स्वरूप या स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो जाहिर सी बात है, हम इसके लिए हमारे पास सबसे पहले अक्षर होना चाहिए। अक्षर के बाद अक्षरों से जो एक या एक से अधिक अक्षर मिलकर बनता हो वह शब्द हो, और जो एक से अधिक, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हों वह वाक्य हो। ये तीन चीज़ें होनी आवश्यक है भाषा की संरचना के लिए। अक्षर, कोई एक अक्षर हो सकता है, कोई भी एक अक्षर हो सकता है। शब्द एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। यहाँ एक बात आती है महत्वपूर्ण, इस शब्द का कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। जैसे ये है तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। जब एक से अधिक शब्द मिलते हैं, उनका एक क्रम होता है, एक सिस्टेमेटिक वे में वह जुड़े होते हैं, तो वह वाक्य बन जाते हैं। जैसे यह कमल का फूल है, तो इसमें अक्षरों शब्दों का एक समूह है और एक व्यवस्थित क्रम है। ये इसकी कंडीशन है, व्यवस्थित क्रम, सिस्टेमेटिक ऑर्डर या प्रॉपर ऑर्डर में है। ये इसकी सबसे मुख्य शर्त होती है कि कोई भी वाक्य वह कहलाएगा जिसकी एक निश्चित शब्दों का क्रम होगा और कोई ना कोई इसका भी मीनिंग होगा, इसका भी अर्थ होगा, तभी ये वाक्य बनेगा। और जब एक से अधिक वाक्य बनते हैं, मिलते हैं, तो उसी को कह देते हैं संरचना। भाषा की संरचना, वाक्य की संरचना हो। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, रशियन हो, कोई भी हो, सबकी अपनी एक संरचना होती है जिसके आधार पर हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इस साधारण अर्थों में यह होती है किसी भी भाषा की संरचना, जिसमें अक्षरों और शब्दों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक निश्चित एक इनका क्रम होता है, एक व्यवस्थित क्रम होता है, और एक उस व्यवस्थित क्रम के आधार पर एक अर्थयुक्त वाक्य बन जाता है। और जब एक से अधिक वाक्य बन जाते हैं तो यह वाक्य संरचना की श्रेणी में आ जाता है। अभी जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा। जैसे हम कह सकते हैं कि राम घर पर है। राम घर पर है, तो ये भी हो सकता है कि घर पर राम है। यह भी हो सकता है कि राम घर पर ही है। मतलब एक ये संरचना कहलाई जाएगी, मतलब इस अर्थ इसका एक ही है, ये एक ही अर्थ में है। राम घर पर है, घर पर राम है, राम घर पर ही है। इस तरह से ये भी जो अलग अलग वाक्य बनेंगे और जिनका लगभग एक ही अर्थ माना जाएगा, वह है वाक्य संरचना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात देखने वाली, समझने वाली ये है कि इसके अंतर्गत हमेशा विशेष ध्यान रखना कि व्याकरण का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। व्याकरण, ग्रामर, इसका बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी कभी संरचना करते समय वाक्यों का कुछ अर्थ का कुछ निकल जाता है। जब व्याकरण की बात आती है तो व्याकरण में जो चिन्ह होते हैं,
जैसे ग्रामर की बात करें तो फुल स्टॉप हो गया, कोमा हो गया, इस तरीके से इन्वर्टिस कोमाज हो गए, ये सब हो गए। हिंदी में बात करें तो इसमें भी विशेष चिन्ह होते हैं, जैसे पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, अल्प विराम हो गया, या कोष्टक हो गया, या ये हो गया। किस तरीके से व्याकरण में भी, तो इन चिन्हों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके साथ साथ जो वाक्य का नियम होता है, वाक्य का आधार होता है, कि जैसे कि यदि इंग्लिश में हम करेंगे तो सिंगल पुरुष है या प्लूरल फॉर्म में है, हिंदी में बात करें तो एक वचन है या बहुवचन है, इस तरीके से कर्म क्या है, क्रिया क्या है, इस तरीके से इसमें कौन सी वर्ब आएगी, कैसे आएगी, तो इन सब चीज़ का भी ध्यान हमें वाक्य संरचना के समय करना पड़ता है, जो व्याकरण बताती है, जो ग्रामर बताती है। तो इसका भी इसके अंतर्गत विशेष महत्व होता है। जैसे क्लियर कर देता हूँ मैं, रोको मत जाने दो, ये सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। तो यदि ये सिंपल सेंटेंस है, यदि हम कहें रोको, यहाँ पर कोमा लगा दें, अर्धविराम अल्पविराम लगा दें, तो रोको मत जाने दो, अर्थ इसका बदल गया। रोको मत जाने दो मतलब रोक लो। दूसरी बात, यदि हम करें रोको मत जाने दो, तो यह अपने आप में दूसरा वाक्य हो गया। यह रोकने के लिए कह रहा है और यह जाने के लिए कह रहा है। तो कहने का मतलब कि इन चिन्हों से ही वाक्य की संरचना बदल जाती है, उसका स्वरूप, उसका प्रारूप चेंज हो जाता है, उसका अर्थ बदल जाता है। तो इसलिए ग्रामर का ज्ञान, चिन्हों का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है भाषा की संरचना के लिए। यदि हम इसकी बात करें कि इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो 2-3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है वाक्य प्रकार, वाक्य प्रारूप या प्रकार, सेंटेंस फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म में यह कोई भी वाक्य होता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम वहाँ गया, गोपाल ने राम को पुस्तक दी। मतलब ये वाक्य के रूप में होता है, जिसमें अक्षर और शब्दों का बहुत अधिक उपयोग होता है, यानी कि 2 से अधिक शब्द इसमें पाए जाते हैं। दूसरा प्रारूप होता है इसका वाचन प्रारूप। यह होता है संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में, जिसको हम कह देते हैं इंग्लिश में फेराज पैटर्न, फेराज पैटर्न। यह कोई भी हम बात करते हैं या जो वाक्य में समूह होता है या उसमें जो प्रयोग होते हैं समूह में, तो वह 2 शब्दों के मिलकर बना होता है। जैसे माता पिता, जैसे आग और पानी, इस तरह के जो शब्द होते हैं ये संक्षिप्त रूप में इनकी संरचना होती है। तीसरा प्रकार है कहावत के रूप में। कोई भी कहावत होती है, कोई भी मुहावरा होता है, तो उस रूप में वाक्य की संरचना, जैसे नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये होता है। या जैसे खट्टे हैं अंगूर, या जैसे 9-2-11 हो जाना। इस तरीके से यह कहावत के या मुहावरे के रूप में हो सकते हैं। नंबर 4 होता है सूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में या एक सिद्धांत के रूप में, जिनमें एक ही शब्द का प्रयोग होता है,
एक शब्द, और ये सर्वमान्य होते हैं। यहाँ ध्यान रखना, ये जो होते हैं सर्वमान्य होते हैं, इनका अपना एक विशेष अर्थ होता है, और ये वाक्य की संरचना में बहुत कुछ ये एक ही शब्द से ये कह जाते हैं। जैसे खुश रहो, खुश रहो अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। जैसे प्रणाम अपने आप में बहुत बड़ा है, इनमें बहुत ही ज़्यादा अर्थ इसमें छिपा हुआ है। ठीक इस तरीके से, जैसे कैसे हो, कैसे हो, तो इस तरीके से इनमें एक ही शब्द का प्रयोग, एक ही, इसमें कोई संरचना नहीं होती, लेकिन ये एक संपूर्ण वाक्य के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से ये इसके 4 प्रकार हैं जिनका आमतौर पर भाषा की संरचना में प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद यदि हम विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं, भाषा की संरचना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एक सार्थक क्रम होता है शब्दों का। दूसरी बात करें तो संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी अगर बात करें, व्यवस्थित क्रम होता है शब्दों का, सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है। फिर इसके बात करें कि अर्थ पूर्ण होते हैं, अर्थयुक्त होते हैं, अर्थ होता है। फिर इसके अगर बात करें तो सीखने में उपयोगी होती है, यह सीखने में महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। फिर इसके बाद बात करें 6 नंबर की, व्याकरण पर आधारित होती है, ग्रामर पर बेस्ड होती है। फिर अगर इसके बात करें तो इसमें आदान प्रदान भावों का और विचारों का सरलता से होता है, सरलता से होता है भावों और विचारों का आदान प्रदान। फिर इसके अगर बात करें तो पठन पाठन में, या जितने भी हमारे ये कौशल होते हैं, जो भाषा के कौशल होते हैं 4, उनके लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण साधन है भाषा की संरचना। फिर इसके बात करें तो यह जो नए नए पाठ हैं या नई शब्दावली है या शब्दावली है, उनको सीखने में भी उपयोगी होती है। इसके बाद अगर बात करें तो इनके आधार पर बड़े बड़े प्रारूपों को, यानी कि बड़ी बड़ी अध्ययन सामग्री को आसानी से सीखा जा सकता है। ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब इसके कुछ नियम हैं भाषा की संरचना के। अब उन नियम के आधार पर ही हम इसको, भाषा को संरचित कर सकते हैं। तो वह क्या है? तो सबसे पहले सरलता या उपयोगिता, यूजफुलनेस। कोई भी संरचना का प्रारूप, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, लेकिन यहाँ पर शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी हो, ऐसी संरचना होनी चाहिए जिसका उपयोग बोलने में, लिखने में, उच्चारण में, पढ़ने में आदि में किया जाता हो, तभी वह संरचित भाषा है, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। दूसरा है सरलता, सिंप्लिसिटी। इसके अंतर्गत संरचना ऐसी हो जो सरल हो, जिसको सीखने में कठिनाई ना हो, जिसका उपयोग करने में कठिनाई ना हो। ऐसे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए जो व्याकरण की दृष्टि से सरल हो। जैसे बच्चा छोटा होता है, वह पहले आसान शब्दावली को सीखता है, फिर धीरे धीरे
वह कठिनाई की ओर बढ़ता जाता है। तो ये सरलता का सिद्धांत है, सरलता का नियम है। इसके बाद है शिक्षण हेतु या शिक्षण के लिए उपयोगी। ऐसी संरचना हो जो शिक्षण के लिए उपयोगी हो, टीचेबिलिटी के लिए उपयोगी हो। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो इस प्रकार से वाक्य की संरचना करे, इस प्रकार से संरचित वाक्यों को करे, भाषा को करे, जिससे कि बच्चों को समझने में आसान रहे, बच्चों को समझने में सरल रहे, उपयोगी रहे। इसके बाद लास्ट है नंबर 4, उत्पादकता। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। संरचना ऐसी होना चाहिए भाषा की जिससे कि नए तथ्यों को, नियमों को, या यूँ कहिए कि नई भाषा को समझने में सरलता हो, या जो हम प्रारूप बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, वह आदर्श रूप में हो, जिससे कि उसे आगे भी उपयोग में लाया जा सके। जैसे आपने देखा होगा कि नए नए शब्दों का निर्माण होता है, नए नए वाक्यों का निर्माण होता है, तो वह भी क्या है, वह भी तो भाषा की संरचना है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाषा के नए नए शब्द, नए वाक्य और नई संरचना के रूप में उनका उपयोग हो। तो इस तरीके से यह इन तथ्यों पर आधारित है, इसकी विशेषताएं हुई, भाषा के प्रकार हुए, भाषा संरचना का क्या स्ट्रक्चर है वो जाना। बहुत ही सरल है सीखने के लिए, एक बच्चे के लिए पहली सीढ़ी है। शब्द के बाद वह वाक्य सीखता है, वाक्य के बाद वह उनको क्रम में व्यवस्थित करता है, और यही भाषा की संरचना है, यही स्ट्रक्चर है जो हम धीरे धीरे बचपन से और बढ़ते हुए निश्चित क्रम को सीख जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।